गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इमरान खान आप सभी लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कार्बनिक रसायन में एक बेहद व इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है चैप्टर पढ़ चुके हैं। और बच्चों, ये जो चैप्टर है कार्बनिक रसायन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रसायन में यदि बहुत कुछ आपको सीखना है तो इस चैप्टर को आपको स्टार्टिंग से ही जो है पढ़ने होंगे और वो भी गहराई से पढ़ने होंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम करते क्या हैं, कार्बनिक रसायन का उद्भव कैसे हुआ, बर्थ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्राचीन समय से ही बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों को जो है पहले से ही जो है मालूम था। तो जैसे कौन कौन से जो है एल्कोहल, जैसे कार्बनिक यौगिक में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम देखना चाहते हैं एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है, उसके बाद है विनेगर है, शुगर है और स्टार्च है और साथ ही साथ इंडिगो। बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ प्राचीन समय से ही जो है लोगों को मालूम था। लेकिन उस समय जो रसायन शास्त्री थे या कीमियागरों जो रसायन विज्ञान को आगे जो है बढ़ाने का काम कर रहे थे, उन लोगों का जो है कार्बनिक यौगिकों के प्रति जो है ध्यान आकर्षित नहीं हुआ या ध्यान ही नहीं दिए। तो इसके बाद हमारे बीच 1675 में निकोलस लिमरी ने इन कार्बनिक पदार्थों को अध्ययन करने के लिए या सरल और बनाने के लिए इन्हें वर्गीकृत किया। और वर्गीकृत किए किस में किया, इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से, खनिज पदार्थ, पहला खनिज पदार्थ, दूसरा वनस्पति पदार्थ, तीसरा जंतु पदार्थ। बच्चों, हम लोग कर क्या रहे हैं, चैप्टर है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। इसमें हम पहले ये देख रहे हैं कि कार्बनिक रसायन का कैसे ओरिजिन हुआ है या उत्पत्ति कैसे हुई है, इस बात को पहले हम जानना चाहते हैं। तो 1675 में निकोलस लिमरी ने इन कार्बनिक पदार्थों को और सरल तरीके से अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकृत किया। और कैसे वर्गीकृत किया, ये स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किए हैं, अकरेंस के उपस्थिति पे। तो उन्होंने जो है अकरेंस की उपस्थिति पे देखा, तो सबसे पहले उन्होंने जो है खनिज पदार्थ नाम रखा, दूसरा जो है वनस्पति पदार्थ रखा और तीसरा क्या रखा, जंतु पदार्थ रखा। तो इनको पहले आप नोट कर लेते हैं और हम इसको डिलीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। तो बच्चों, निकोलस लिमरी ने इनको जो है 3 भागों में विभाजित किया स्रोतों के आधार पर। पहला था खनिज पदार्थ, मिनरल्स, सब्सटेंसेस। तो वे पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे है लोहा, सोना,
चांदी ETC, या और भी कह सकते हैं खड़िया, जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं। और जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, खड़िया है, ये सब। सेकंड, उन्होंने जो है स्रोतों के आधार पर क्या वर्गीकृत किया? वनस्पति पदार्थ, वनस्पति पदार्थ। वेजिटेबल सब्सटेंस। तो पहला उन्होंने जो है खनिज, और दूसरा फिर उन्होंने क्या? वनस्पति पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम वनस्पति पदार्थ कहते हैं। या इस बात को कौन कह रहे हैं? इस बात को निकोलस लिमरी जो है अपने जो है शब्दों में कह रहे हैं। तो जैसे है चीनी है और एल्कोहल है, या एल्कोहल नहीं, चीनी और तो बच्चों वह पदार्थ जो सेकंड जो है उन्होंने क्या लिखा है या क्लासिफिकेशन किया है? वनस्पति पदार्थ, वेजिटेबल सब्सटेंसेस। ऐसे पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम वनस्पति पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी है, ठीक है, स्टार्च है, गोंद है, और सिट्रिक अम्ल है, इत्यादि। तो वही पदार्थ जो पेड़ पौधे से प्राप्त हुए उन्हें हम क्या कहते हैं? वनस्पति पदार्थ कहते हैं। अब थर्ड आता है बच्चों जंतु पदार्थ। जंतु पदार्थ, एनिमल सब्सटेंसेस। ये क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें जंतु पदार्थ कहते हैं। ये बात कौन कह रहा है? इस बात को निकोलस लिमरी जो है अपने शब्दों में कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बनिक पदार्थों को अध्ययन करने के लिए उन्होंने वर्गीकृत किया स्रोतों के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोतों के आधार पर। तो बच्चों जैसे इसमें आप देख सकते हैं जैसे हार्मोन्स आप जानते ही हैं, ठीक है। ये नलिका विहीन जो है ग्रंथियों होते हैं और साथ साथ ये जो है संदेश वाहक का काम करते हैं, सूचनाओं का काम करते हैं, ठीक है, मैसेज देने का काम करते हैं। काम आ गया। उसके बाद जिलेटिन ये भी जो है एनिमल से ही प्राप्त होते हैं। और थर्ड है एल्बुमिन। तो ऐसे पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से, उन्हें हम जंतु पदार्थ कहते हैं। जैसे हार्मोन्स, जिलेटिन, एल्बुमिन, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो निकोलस लिमरी ने स्रोतों के आधार पर इनको जो है खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ में वर्गीकृत किया है। तो बच्चों हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? ओरिजिन कैसे हुई है, कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे जन्म हुआ है, किसका? कार्बनिक पदार्थ का, कार्बनिक रसायन का। उसके बारे में हम जो है
जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लीजिए। बच्चों, इसके बाद बड़ा ही आप कह सकते हैं कि उस ज़माने में जो है एक हमारे बीच फिर रसायन विज्ञान के ही क्षेत्र में जो है 1784 में लवज्जे ने ये कहा कि पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम या वनस्पत जगत में जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जंतु जगत एनिमल किंगडम के लिए कहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व उपस्थित होते हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने थोड़ा सा ये बता दिया कि अगर प्लांट में हम देखते हैं जितने पेड़ पौधे हैं उनमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्य रूप से तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा जंतु जगत में ये तत्व पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो जंतु जगत और पादप जगत और जंतु जगत के आधार पर उन्होंने ये बात बता दी कि ये बताई कि ये जरूरी नहीं है कि कोई औचित्य नहीं है, यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है कि स्रोतों के आधार पर इन कार्बनिक पदार्थों को आप खनिज पदार्थ, जंतु पदार्थ व वनस्पत पदार्थ में बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है या कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जंतु जगत में जो तत्व मुख्य रूप से हैं वो जो है पादप जगत में भी जो है वो तत्व मिलते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो है यह वर्गीकरण जो है निरर्थक सिद्ध हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, इसको लवज्जे ने क्लासिफिकेशन आगे किया। कहा बच्चों इसके बाद लवज्जे ने ये कहा कि रसायन पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 उन्होंने कहा कार्बनिक पदार्थ। उन्होंने क्या कहा? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? उन्होंने कहा ऐसे पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और कार्बनिक को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कहते हैं। और ऑर्गेनिक का अर्थ होता है लिविंग बीइंग। या इंग्लिश में आप जो है एनसीईआरटी में देखेंगे तो परटेनिंग लिविंग टू ऑर्गेनिज्म। इसका सीधा मतलब ये है बच्चों कि कार्बनिक पदार्थ किससे प्राप्त होंगे? जीव जंतुओं से। तो कुल मिला के उन्होंने ये कहा
कार्बनिक पदार्थ उसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ से एक परिभाषा निकल के आई, एक डिफिनीशन निकल के आई जो कि बहुत ज़रूरी है इसको आपको जानना। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों, मतलब कार्बनिक पदार्थ हमने आपको बता दिया है, लिविंग बीइंग जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। इस परिभाषा से आप कार्बनिक पदार्थ को आप पहचान नहीं पाएंगे, बहुत यहाँ से आप अभी कार्बनिक पदार्थ को पहचान नहीं पाएंगे। सवाल इस बात का है कार्बनिक पदार्थ की कैसे ओरिजिन हुई है, कैसे लोग इसकी डिफिनीशन लास्ट में आधुनिक के जो है या इस दौर में किस प्रकार से दी गई है, एक सटीक परिभाषा जिससे कार्बनिक अभिक्रिया को आप पहचान सकते हैं, वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए इन डिफिनीशन को जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम सेकंड जो है वो है अकार्बनिक पदार्थ। क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। तो हेडिंग लगाते हैं अकार्बनिक पदार्थ। इसको अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का मतलब सीधे होता है, यहाँ अकार्बनिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, मतलब सजीवों या लिविंग बीइंग सजीवों को छोड़कर शेष जितने भी या अतिरिक्त जितने भी बचे हुए हैं, वे पदार्थ जो बचे हुए हैं वो हो सकता है भूपर्पटी से, जो पर्पटी, भूगर्भ, चट्टान या चट्टानों, तो ये यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से पाए जाएंगे। भूपर्पटी, भूगर्भ, चट्टानों से सजीवों को छोड़कर शेष जितने भी पदार्थ हैं वो पदार्थ भूपर्पटी से या भूगर्भ से या चट्टानों से प्राप्त होते हैं, तो उन्हें हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा फिर क्या होगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक अर्थात जो निर्जीव पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं या कहा जाता है। और जितने भी सजीव हैं उनको छोड़कर शेष सभी पदार्थ अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों इसको जो है आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। बीच में वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, वर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। वर्जिलियस के उनका कहना था कि कार्बनिक पदार्थ में एक रहस्यमय, जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, यह विद्यमान है और यह केवल जीवधारियों में ही होता है। जो जीवधारी जो है या जो शोषण कर रहे हैं, जो पोषण करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, उन्हीं में ये चीज़ें हो सकती हैं। और फिर वर्जिलियस का कहना था, ये कहना था कि 1815 में वर्जिलियस ने ये कहा कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह जीवधारियों में एक रहस्यमय या जैव शक्ति है और जो निश्चित ही जो है जीव, किसी भी जीव के लिए एक उत्तरदायी है। उसके कारण से जो है उन्होंने इस बात को जो है लिखा कि हम किसी भी कार्बनिक पदार्थ का प्रयोगशाला में निर्माण नहीं कर सकते हैं। फिर बच्चों हुआ क्या, और इसी को वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। बच्चों वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत जो हमने आपको अभी तक इस वर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बता रखा या बता दिए हैं, तो उनमें उनको हम जो है बोर्ड पे भी लिख दिया हूँ। इस बोर्ड पे ये जो लिखा गया है, वर्जिलियस के समय तक किसी भी कार्बनिक पदार्थ का प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका था। वर्जिलियस के समय तक किसी भी कार्बनिक पदार्थ का प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका था। इस आधार पर वर्जिलियस ने जीवधारियों में एक रहस्यमय जैव शक्ति की कल्पना की। तो वर्जिलियस के समय में किसी भी कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका था और उन्होंने इस आधार पर ये मान रखा कि जीवधारियों में एक रहस्यमय कुछ जो है जैव शक्ति है, वाइटल फोर्स है, और उसी की उन्होंने क्या क्या इमेजिन किया, कल्पना किया। और फिर वर्जिलियस के अनुसार जैव शक्ति केवल जीवधारियों में ही होती है या उपस्थित होती है, तथा केवल जो है जीवधारियों में, तथा यह जीवन के लिए अनिवार्य शक्ति है, चूँकि यह जैव शक्ति प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम किसी भी जैव शक्ति जो है को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, अतः कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इसी जो है थ्योरी को क्या कहते हैं? वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं या वर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। अब हुआ क्या बच्चों, वर्जिलियस के एक शोध छात्र, इन्हीं के एक छात्र होलर ने 1828 में और अमोनियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट के मिश्रण को लेकर गर्म किया और अमोनियम साइनेट बनाया और अमोनियम साइनेट को पुनः गर्म किया, जिससे एक कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण हुआ। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए।
और इस बात को जो है हम फिर बताते हैं, नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो हुआ क्या बच्चों, वर्जिलियस के ही शिष्य होयलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनेट KCNO 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स और अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। आप हैं अमोनियम साइनेट, आप हैं अमोनियम सल्फेट, इनको लेकर उन्होंने गर्म किया और गर्म करने के बाद यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ 2 जो है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं NH4, ठीक है, फिर उसके बाद लिख दे रहे हैं CNO और यहाँ ट्वाइस लगा दे रहा हूँ, तो ये बैलेंस हो जा रहा है। बचा क्या है, 2 पोटेशियम है, ठीक है, तो P2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो ये अमोनियम साइनेट बना, ये अमोनियम सल्फेट था, ये पोटेशियम अमोनियम सल्फेट, ये पोटेशियम क्या है, साइनेट, ये क्या है, अमोनियम साइनेट है। इसी अमोनियम साइनेट को उन्होंने लिया, कौन लिया था, होयलर ने लिया था, और फिर इसको उन्होंने गर्म किया। कहाँ, ये सब सारी चीज़ें प्रयोगशाला में एक लैब में हो रही थी। उन्होंने एक लैब में होयलर जो है कर रहे थे, वर्जिलियस के जो है शोध छात्र होयलर जो है। और फिर यहाँ अगर हीट अगर देखेंगे तो रीअरेंजमेंट होता है, और हम जानते हैं रीअरेंजमेंट की कोई जो है मैकेनिज्म नहीं होती है, पुनर्विन्यास की कोई मैकेनिज्म नहीं होती अगर गर्म करेंगे। और फिर होता क्या है, यहाँ NH2CO NH2, अथवा आप इसको लिख सकते हैं NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये क्या है, ये यूरिया है, और एक यूरिया हमारा जो है कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। तो बच्चों ये है अमोनियम साइनेट, ये है क्या, अमोनियम साइनेट, ये क्या है, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, और ये अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट। इन दोनों मिश्रण को लेकर गर्म करके अमोनियम साइनेट बना, और अमोनियम साइनेट को पुनः जो है गर्म करने से यूरिया का निर्माण हुआ, और यूरिया एक जो है क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। इस प्रकार से वर्जिलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत था, ये सिद्धांत कहता ये था कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ को आप लैब में नहीं बना सकते हैं, लेकिन वर्जिलियस के ही एक शोध छात्र होयलर ने इनके बताए हुए बातों का जो है उन्होंने क्या किया, खंडन कर दिया, और उन्होंने यहाँ इस बात को सिद्ध कर दिया कि यह बात गलत है, कि ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी जो है अकार्बनिक से जो है कार्बनिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कार्बनिक से ही जो है प्रयोगशाला में अगर निर्माण करेंगे तो कार्बनिक पदार्थ से ही बनाया जाएगा। यहाँ देखिए, ये अकार्बनिक पदार्थ, यह अकार्बनिक पदार्थ, और यह भी अकार्बनिक पदार्थ है। इस अकार्बनिक पदार्थ को उन्होंने गर्म किया और ये क्या बन गया, यूरिया। तो इस प्रकार से ये कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो गया, और उनके इस जैव शक्ति, वर्जिलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को बहुत बड़ा झटका लगा, ठीक है। और इस प्रकार से उनका जो वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था उसका अंत हो गया। ओके, तो गाइस इतना आप नोट कर लेते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है
कंटिन्यू हम आगे करते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, ये बात यहीं पे रुकी नहीं कि वर्जिलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का जो अंत हुआ उसमें फिर लगातार 1845 में कोल्बे ने जो है कार्बन और हाइड्रोजन को 2500 डिग्री सेल्सियस पर जब क्रिया करवाया तो एसिटिलीन बना, और जिसे डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में जो है क्रिया कराते हैं तो एस्टल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एस्टल्डिहाइड, और जिसका ऑक्सीडेशन उन्होंने कर दिया और फिर एक कार्बनिक पदार्थ और बन गया जिसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड है। तो लगातार जो है वर्जिलियस का विरोध होता हुआ, मतलब ये विरोध क्या, आप इस बात को जो है उनको मालूम नहीं था कि वाइटल जो हम ये वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत बता रहे हैं कि इतना जो है लोग जो है मिलके हमारी बातों को जो है खंडन करेंगे। तो फिर इसके बाद 1886 में जो है बर्थोले एक साइंटिस्ट वो आए, कार्बन और हाइड्रोजन को उन्होंने जो है लेकर जो है 2500 डिग्री सेल्सियस पे जो है जब रिएक्शन करवाते हैं तो मीथेन का निर्माण होता है। किसका? मीथेन का। तो इस प्रकार से आप देख भी रहे हैं और हम बता भी दिए कि तमाम प्रयोगों के आधार से वर्जिलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से हम आपको जो है कैसे जो है कार्बनिक यौगिक के बारे में जो है ओरिजिन हुई है, इसमें कैसे जो है बांटा गया कि कार्बनिक यौगिकों को जो है क्लासिफिकेशन करते हुए कि कार्बनिक यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक, बाद में फिर जो है वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, फिर उसका जो है लास्ट में अंत कैसे होता है। तमाम इन बातों को जो है अपने इस पूरे लेक्चर में जो है आपको जो है कंप्लीट जानकारी हमने जो है बेसिक चीज़ें आपको बता रखी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरह से, मेहनत से, पूरी तरह से देखेंगे और इसका PDF भी जो है आपको जो है भेज दिया जाएगा। जो समझ में नहीं आता है, कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, ये लेक्चर जो हमारा फर्स्ट था, इसमें जो है आप सिर्फ अभी स्टार्टिंग के बारे में आप जाने हो। अब इसका जो पार्ट या लेक्चर सेकंड जो होगा वो कार्बनिक रसायन की परिभाषा, कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा आप जानोगे। इस परिभाषा के द्वारा जो है हम पहचान सकते हैं कि किताब में या वाइट बोर्ड में अगर कार्बनिक यौगिक कोई लिखा गया है तो उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम जान जाएंगे कि यह यौगिक कार्बनिक यौगिक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए और कमेंट में अपना सुझाव भी दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेसन। ओके, थैंक यू सो मच।